हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कस्टम्स। इन सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर हम कस्टम्स के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ रिवीजन वीडियोस नहीं होने वाली हैं। दीज आर गोइंग टू बी द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर सिलेबस, जिसके अंदर हम हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे एक टाइम इफेक्टिव मैनर के अंदर, कि मैं हर चीज़ पे फालतू जहाँ पर मुझे लगेगा वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाऊंगा, बट हर चीज़ के ऊपर हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ टू द पॉइंट है उसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। जहां डेप्थ में जाने की जरूरत है वहां पर हम डेप्थ में जाके उस चीज़ को समझेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पर लेवी एंड एग्जम्पशंस। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? लेवी के बारे में और एग्जम्पशंस के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले हम लेवी की बात करते हैं, फिर हम एग्जम्पशन वाले पॉइंट को उठाएंगे। एग्जम्पशन स्लैश कंसेशंस भी होते हैं कुछ, तो उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इधर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले उठाते हैं चलो लेवी का टॉपिक। बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो एक कंट्री है ए, ठीक है, यहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ गुड्स, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर कुछ गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का पार्ट वो कब होता हुआ माना जाएगा? तो देखो भाई, टेरिटोरियल वाटर्स एक चीज़ बोलते हैं, जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये जब क्रॉस होते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि आपकी कस्टम ड्यूटी की लेविबिलिटी हो चुकी है। अब फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो यहाँ से एक वेसल चली, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँची। अब देखो, इसने टेरिटोरियल वाटर्स की लाइन क्रॉस नहीं करी है, तो अभी तक ये लेविबिलिटी में नहीं आई। बट जैसे ही ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, जैसे ही ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी, तो टैक्स की लेविबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप सामान बाहर से लेके आ रहे होते हैं तो कंडीशन ये होती है कि आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। उस बिल ऑफ एंट्री में डिटेल्स होती हैं कि भाई आप क्या क्या सामान लेके आ रहे हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अनलोड होने वाली है, किस सप्लायर के लिए हो रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ नॉर्मल कि ये सब चीज़ें होंगी तो लेविबिलिटी बन जाएगी, आपकी ड्यूटी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर आके उस चीज़ पर वर्क किस तरीके से होगा। मैं बताता हूँ कहाँ हम बात कर रहे हैं। देखो, ये है मान लो साउथ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया होगा ये है इसका टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये क्रॉस करता है तो यहां पर लेविबिलिटी हो गया। ठीक है, अब ये पहुंचा कस्टम्स। यहां पर कस्टम्स के जो पोर्ट बने होते हैं, लेट्स सपोज कि ये गुजरात है, गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो कस्टम का जो पोर्ट बना हुआ है वहां पर ये चीज़ पहुंची। ठीक है, तो ड्यूटी कब लगनी है? कि जब इस पॉइंट को वो जो गुड्स हैं वो क्रॉस करके इंडिया के अंदर, इंडिया के प्रॉपर मास ऑफ गुड्स बोलते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है कि मास ऑफ गुड्स में पार्ट बनते हैं। जब ये जो गुड्स आपने बाहर की कंट्री से लिए हैं, जब ये इंडिया का पार्ट बनते हैं, दैट पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर आपका ड्यूटी लगती है, दिस पॉइंट। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट पे पहले, अब ये पॉइंट किस तरीके से हो सकता है कि या तो जो लेट्स सपोज कि XYZ लिमिटेड है, एक लेट्स सपोज XYZ लिमिटेड है जिसने गुड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, कंट्री ए से गुड्स को इंपोर्ट किया। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो होम कंजम्पशन एक टर्म यूज होती है, होम कंजम्पशन के लिए लेके जाए। होम कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि यार वो अपने घर लेके जाएगा तो ही उसको माना जाएगा। यहां पर होम का मतलब है हमारी कंट्री, दिस इज होम। ठीक है, यहां पर एंटर हुआ है। और कंजम्पशन का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल इंडिविजुअल कंजम्पशन भी इसमें आ जाता है, और आपका यहां पर यूटिलाइजेशन भी आ जाता है। यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर आपने ये जो गुड्स मंगवाए हैं, हो सकता है कि ये जो गुड्स हैं एज अ रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हो। तो होम एंड कंजम्पशन इन दोनों चीजों को अपने अंदर कवर करके चलता है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए जा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि यार मेरी फैक्ट्री में जगह नहीं है इतनी, अभी मैं इतना सामान रख नहीं सकता हूं, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि यार पहले मैं इस सामान को थोड़ा सा वेयर हाउस में रखूंगा। ठीक है, उस वेयर हाउस में रखने के बाद वहां से जब मेरी फैक्ट्री में जगह हो जाएगी तब मैं होम कंजम्पशन के लिए ले जाऊंगा। ठीक है,
तो उस पॉइंट पर आप होम कंजम्पशन के लिए ले जाओगे। तो दोनों ही केसेस के अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ड्यूटी किस टाइम पे की जाएगी, जिस टाइम होम कंजम्पशन के लिए ले जाया जा रहा होगा। डजंट मैटर कहां से, डजंट मैटर डायरेक्ट कंट्री से, बाहर की कंट्री से आने के बाद होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है या फिर पहले वेयर हाउस में डालने के बाद होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है। द पॉइंट ऑफ ड्यूटी इज आपका जिस पॉइंट पे होम कंजम्पशन। तो यहां पर जैसे मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी, यहां पर इस पॉइंट पर ड्यूटी आपकी लगेगी। तो बेसिकली इस पॉइंट पे, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे ड्यूटी पे करने के बाद आप इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि वो डायरेक्ट बाहर से आया हो या फिर यहां पर जो वेयर हाउस्ड हो रखा था वहां से इंडिया में एंटर किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर होम कंजम्पशन के टाइम पर ही आपकी ड्यूटी लगेगी। और इस टाइम को और फर्दर लॉ की नजरों से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं जीएसटी के अंदर, सेम मैनर में यहां पर भी हमें एग्जैक्ट डेट आइडेंटिफाई करनी है कि किस डेट का रेट यहां पर लगेगा। ठीक है, तो वो डेट कैसे होगी वो भी इन दोनों केसेस में अलग अलग होंगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आप होम कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट लेके जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपके पास दो इंसिडेंसेस सामने रहेंगे। एक तो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल की गई थी, जो मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है वो, और आपने किसी वेसल से अनलोड करा के घर लेके जा रहे हो ना आप, तो एंट्री ऑफ वेसल। ठीक है, तो एंट्री ऑफ वेसल, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, याद रखना है, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर होगा दैट विल बी, जिस इस पॉइंट पे जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगा दैट विल बी योर रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं कि आपने पहले वेयर हाउस कराया था और फिर आपने होम कंजम्पशन के लिए उसको निकाला है, तो हम एंट्री ऑफ वो जो वेसल की डेट है ना, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हो सकता है कि आपने वेयर हाउस में डाला, 6 महीने से वो वेयर हाउस में रखा हुआ था, अब उस वेसल की एंट्री की रेलिवेंस नहीं रही, अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे बिल ऑफ एंट्री पे। तो इस केस में बिल ऑफ एंट्री ही आपका, जो बिल ऑफ एंट्री की डेट होगी उस डेट पे जो रेट होगा दैट विल बी द रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आपके केस में, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमने अभी तक क्या समझा है। सबसे पहली बात तो कि इंपोर्ट कब होता है, कब लेवी होता है कि भाई टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस हो गए, उस टाइम पे इंपोर्ट लग जाता है। दूसरी चीज हमने देखी कि होम कंजम्पशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आप यूज करोगे पूरे के पूरे कस्टम में, आगे तक हम इस चीज को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और साथ में हमने देखा कि वेयर हाउस कराना क्या होता है। वेयर हाउस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है पूरा का पूरा वेयर हाउस के ऊपर, तो सारे के सारे वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस वहां पर पढ़ेंगे। बट एक बार के लिए आप बस ये ध्यान रखो कि ये कस्टम्स का ही होता है वेयर हाउस। पर्सनल अगर ये इंसान अपने वेयर हाउस में जाके रख रहा है तो वो होम कंजम्पशन ही है एक तरह से। ठीक है, ये जो वेयर हाउस की मैं बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट का, ये कस्टम डिपार्टमेंट का अपना वेयर हाउस है, जहां पर एक बॉन्ड देके, यानी कि आप ऐसे ही नहीं सामान रख सकते। जैसे मान लो आपकी ड्यूटी जो बननी है, आपकी ड्यूटी मान लो उस टाइम पे देखा तो बन रहा है कि यार 100 रुपए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके मल्टीपल्स में, लाइक इससे इसके मल्टीपल्स में कुछ रेट है, उस मल्टीपल्स में आपसे बॉन्ड रखवाएंगे कि कल को रेट भी बढ़ गया तो भाई उसको हम कवर करके चलते हैं। वो आपसे बॉन्ड रखवाएंगे कि आप जब निकलोगे, जब वेयरहाउस से निकलोगे सामान लेके, तो भाई ये बॉन्ड एक गारंटी की तरह काम करेगा कि आपकी ड्यूटी, तो हमारी ड्यूटी कहीं नहीं मारी जा रही कस्टम डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे वेयर हाउसिंग वाले चैप्टर में डिटेल में। अभी के लिए आपका इतना समझना जरूरी था, हमने देख लिया। थर्ड पार्ट हमने देख लिया कि टाइम क्या होने वाला है, किस टाइम का रेट एप्लीकेबल होगा। तो भाई वही बात है, अगर होम कंजम्पशन है डायरेक्ट, तो हमने देखा था बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ वेसल, क्या विच एवर इज लेटर। और अगर वेयर हाउस्ड है, अगर वो वेयर हाउस्ड है तो उस केस में सीधा बिल ऑफ एंट्री ले लेंगे। तो ये शॉर्ट में हमने अभी तक देखा, और एग्जाम्स में आपको बताऊंगा गाइस, यहां से इस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि डायरेक्ट होम कंजम्पशन हो रहा है या फिर पहले वेयर हाउस के बाद होम कंजम्पशन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आया वेयर हाउस के बाद होम कंजम्पशन हो रहा है, तो भाई आपको सिर्फ इसी पॉइंट को कंसीडर करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट करने के बाद अब बात आती है हमारी, ये तो हमने लेवी देख लिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी एग्जम्पशंस की। ठीक है, एग्जम्पशंस कहां आता है,
सेक्शन नंबर 12 देखो, ये था चार्जिंग सेक्शन, इसकी हमने सारी बातें डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये क्या कहता है देखो, ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इन अदर वर्ड्स द टैक्सेबल इवेंट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जो पॉइंट है दैट इज योर आपका टैक्सेबल पॉइंट, ठीक है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट दिस लेवी इज सब्जेक्ट टू सम अदर सेक्शंस, फॉर इंस्टेंस सेक्शन 13 पिल्फर्ड गुड्स, सेक्शन 22 अबेटमेंट एंड सेक्शन 23 रेमिशन ऑफ ड्यूटी। अब ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हमने सब कुछ कर ही लिया है, तो साथ के साथ इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पिल्फर्ड गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पिल्फर्ड गुड्स। देखो यहां से गुड्स ए आए, ठीक है। पहले इन सारे कॉन्सेप्ट्स का ना एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें, ठीक है। ए कंट्री ए से गुड्स चले, ठीक है, यहां पर टेरिटोरियल वाटर इन्होंने रीच किया और यहां पर कस्टम के पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर अनलोडिंग होनी है, ठीक है। अब हमारी कहानी शुरू होती है इस अनलोडिंग के बाद की, ठीक है। अब अनलोडिंग के बाद ऐसा हुआ कि आपने देखा यार कुछ सामान तो डैमेज हो गया। अब टेक्निकली बताओ यार उस बात पे आप क्यों ड्यूटी दोगे, ठीक है। या फिर कुछ पार्ट जो होता है डैमेज हो गया या कुछ डिटेरियोरेट हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये मैं अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं, इनका एक मीनिंग है, जिनकी रेलिवेंस है हम आगे को इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। कुछ लॉस्ट हो गया और हमारे पास आप रेलिंक्विश भी कर सकते हो। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना उस चीज को, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट पे अनलोडिंग के टाइम पे आपको पता चला कि भाई कुछ चीजों का तो नुकसान ही हो गया, क्या करें, ठीक है। अब उसके ऊपर ड्यूटी कैसे पे करें जब नुकसान ही उठा लिया है तो उसके लिए रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर पिल्फरेज, ठीक है। पिल्फरेज की बात करते हैं। इसी में पिल्फरेज क्या होती है, देखो ये जो पॉइंट है आपका अनलोडिंग का, ठीक है, अनलोडिंग के बाद और होम कंजम्पशन से पहले, ठीक है, अनलोडिंग के बाद और होम कंजम्पशन से पहले थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। थेफ्ट हो गई इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो भाई उस चीज को कहते हैं पिल्फरेज। तो होम कंजम्पशन तक और इस पॉइंट के बीच में, तो यानी कि जब आप यहां पर होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे थे तो आपने देखा कि भाई इतना सामान तो अनलोडिंग के बाद और यहां तक में गायब है, हमारे पास है ही नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर आप कैसे ड्यूटी दोगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपको ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी पे ही नहीं करनी है, ठीक है। ड्यूटी उस पॉइंट पे ही नहीं करोगे, ये बात याद रखनी है। इनके आगे कंपैरिजन पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों ये चीज़ रेलिवेंट है। अब एक बात बताओ कि मान लो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, ठीक है, आपने उस टाइम पे आप जो शॉर्ट कमिंग थी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मान लो आपने 100 यूनिट मंगवाई थी, उसमें से 2 यूनिट चोरी हो गई, तो बची आपके पास 98, ठीक है। तो लेकिन जिस टाइम आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, जिस टाइम आपने कस्टम ड्यूटी पे करी, उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, आपने सीधा 100 के ऊपर दे दिया। बाद में आपने देखा कि अरे यार 2 तो चीज़ें गायब है, अब क्या करूं। तो उस केस के अंदर आप फिर रेमिशन पे जा सकते हो, पिल्फरेज का सेक्शन आप पे नहीं लगेगा। जो हमने यहां पर देखे थे सेक्शंस, देखो ये था पिल्फरेज वाला सेक्शन नंबर 13, फिर अबेटमेंट का 22 और रेमिशन का 23। तो भाई उसके बाद आप रेमिशन के ऊपर जा सकते हो, रेमिशन के प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, पिल्फरेज के एप्लीकेबल नहीं होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने देखो हमने यहां पर पढ़ा था ना ये ऊपर पॉइंट्स कि एक तो था आपका होम कंजम्पशन और एक था आपका वेयर हाउस। तो वेयर हाउस वाली चीजों पर पिल्फरेज के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, पिल्फरेज नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। पिल्फरेज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल होते हैं जब आप डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो। तो अनलोडिंग से लेके होम कंजम्पशन के बीच में अगर आपके गुड्स कहीं ना कहीं छोटे मोटे चोरी हो जाते हैं तो निकालते समय आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है, उस चीज के ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। अगर पे कर दी है और बाद में पता चलता है तो सेक्शन 13 में रेमेडी अवेलेबल नहीं है, फिर आप रेमिशन के सेक्शन में जाकर वो रेमेडी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हुआ। और वेयर हाउस गुड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको,
कस्टम्स डिपार्टमेंट के ही कस्टोडियंस होते हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट के कस्टोडियंस होते हैं जो आपके गुड्स की अनलोडिंग से लेके आपके होम कंजम्पशन तक ले जाने तक आपका ध्यान रखते हैं। तो अगर मान लो आपने किसी कस्टोडियन के पास वो गुड्स जमा कराए थे कि भाई तुम ध्यान रखोगे, तो उसका काम क्या था? गुड्स की कस्टडी रखना, गुड्स के चोरी ना हो जाने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो बेसिकली ही हैड वन जॉब, और वो जॉब वो ढंग से नहीं कर पाया। तो उस केस में जो 2 आइटम्स यहाँ पर चोरी हुए थे उसके ऊपर ड्यूटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन की बनती है। तो वो जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो इस कस्टोडियन से ड्यूटी वसूलेगा। और एक पॉइंट बताता हूं कि रिकवरी लेटर ऑन, अगर मान लो जो गुड्स चोरी हुए थे वो रिकवर हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप भाई ड्यूटी से इवेड कर पाओगे, ड्यूटी से बचा लोगे, नहीं। अगर रिकवर हो गए हैं तो अगेन ड्यूटी पे करो और ले जाओ, खत्म बात, ठीक है, क्वाइट इजी। ये जो है ये है सारे के सारे आपके पिल्फरेज के कॉन्सेप्ट्स। बुक में क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिटिकल है एग्जाम्स के लिए। इनमें से क्वेश्चंस एग्जैक्टली बन जाता है, एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई इसके अंदर देखते हैं पिल्फरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आ गया सेक्शन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 13। अब इसमें क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। द इंपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन पिल्फर्ड। पिल्फर्ड का मतलब है स्मॉल थेफ्ट, ठीक है। कब से कब तक में? शुड हैव अकर्ड आफ्टर द गुड्स आर अनलोडेड, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई अनलोडिंग के बाद, और रिपीट करना मेरे साथ, और होम कंजम्पशन से पहले, बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, या फिर डिपॉजिट इनटू वेयर हाउस। यानी कि होम कंजम्पशन में या वेयर हाउस में, दोनों में डालने से पहले तक का टाइम। तभी मैंने बोला कि वेयर हाउस गुड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, वेयर हाउस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। होम कंजम्पशन या वेयर हाउस के टाइम, उससे पहले पहले अगर चोरी होती है तो भाई उस केस में यहां पर आपका इस पॉइंट पर अगर चोरी होती है तो आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ के साथ देखो ये भी लिखा है इन्होंने कि वो रिस्टोर्ड नहीं होने चाहिए, तो तभी उसको पिल्फरेज मानेंगे, तो रिस्टोर भी ना हुए हों, ठीक है। द टर्म पिल्फर मीन्स टू स्टील, एस्पेशली इन स्मॉल क्वांटिटीज, पेटी थेफ्ट इसको बोलते हैं। अब सर्कमस्टांसेस क्या क्या होंगे कि भाई इन ऑर्डर टू क्लेम पिल्फरेज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिस्ट। क्या क्या चीजें? देयर शुड बी एविडेंस ऑफ टेम्परिंग विद द पैकेजेस। देखो वहां पर क्लियरली दिखना चाहिए कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे में कहीं ना कहीं से इसको काटा गया है, कहीं ना कहीं से इसमें से जो फालतू का जो चोरी हुआ है गुड्स वो निकाला गया है, तो वो पता चलना चाहिए। देयर शुड बी अ ब्लैंक स्पेस फॉर द मिसिंग आर्टिकल इन द पैकेजेस। अब देखो यार, जैसे कि मैं मान लो ये एक कार्टन होता है, ठीक है, उसके अंदर ये बॉटल्स का कार्टन है मान लो एक, तो बॉटल्स के लिए ना ऐसे ये इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं और हर ब्लॉक में यहाँ पर एक एक बॉटल रखी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनमें से अगर कोई बॉटल गायब हुई है, इन डॉट्स को एज्यूम करो कि बॉटल्स हैं, ठीक है, अगर इनमें से कोई बॉटल गायब हुई है तो वो क्लियरली दिखना चाहिए। कहाँ गायब हुई है? यहाँ से एक बॉटल मिसिंग है इस पॉइंट से, तो ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। द मिसिंग आर्टिकल शुड बी यूनिट आर्टिकल, यूनिट आर्टिकल होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो बॉटल यहाँ रखी है ना, ये जो बॉटल यहाँ रखी है इसमें से हाफ बॉटल, यानी कि उसमें से आधी बॉटल खाली हो रखी है, नहीं, कंप्लीट यूनिट। एक ये जो यूनिट है, ये बॉटल एक पूरी की पूरी यूनिट है, तो एक पूरी की पूरी बॉटल यहां से गायब होनी चाहिए, उस बॉटल पे ही आपको ड्यूटी माफ होगी, एक पार्ट ऑफ द उसके ऊपर यूनिट माफ नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर रखना है। द मिसिंग आर्टिकल्स शुड बी यूनिट आर्टिकल। हाँ, ये पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट कहता है कि अगर मान लो पिल्फरेज नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बाय द इंपोर्टर, रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे अगर ये चीज पिल्फरेज नोटिस होती है तो क्या होगा? तो भाई यहां पर फिर आप द इंपोर्टर हैज टू आस्क फॉर सर्वे आइदर बाय द स्टीमर एजेंट्स और बाय द इंश्योरेंस सर्वेयर एंड द रिपोर्ट इशूड बाय देम वुड फॉर्म द बेसिस फॉर क्लेमिंग रेमिशन। फिर उसके बाद रेमिशन में जाओगे आप। अगर ड्यूटी पे कर चुके हो, बाद में आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो चोरी हो चुकी थी, ये मेरी बोतल गायब थी, तो आपको क्या करना होगा? आपको स्टीमर के पास जाना पड़ेगा। स्टीमर एजेंट क्या होते हैं? जो शिप से माल को हैंडल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप अपने
स्टीमर एजेंट के पास जाओगे या फिर आप अपने इंश्योरेंस सर्वेयर के पास जाओगे जो आपकी कार्रवाई करने में हेल्प करेगा कि भाई ये चीज़ की मैं ड्यूटी पहले ही पे कर चुका हूं, उसके ऊपर मुझे रेमिशन क्लेम करना है। रेमिशन का कॉन्सेप्ट हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, यहां पर किस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन। क्या क्या? इफ गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर्ड, ड्यूटी इज लेवेबल। देखो यही चीज मैंने बताई ना कि भाई जो ऑर्डर हो गया क्लियरेंस के लिए, ठीक है, आपने ऑर्डर पास करवा लिया। ऑर्डर पास कब होता है? ड्यूटी पे होने के बाद, ठीक है। आप पहले ड्यूटी पे करोगे, उसके बाद ऑर्डर पास होगा। तो ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है, क्लियर एक्चुअल में नहीं हुआ बट ऑर्डर पास हो गया है, तो उसके बाद अगर आइडेंटिफाई होता है तो इस सेक्शन में रेमेडी अवेलेबल नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप फंस चुके हो, आप फिर रेमिशन वाले सेक्शन में चुपचाप चले जाओगे। सेक्शन 13 डील्स विद ओनली पिल्फरेज, इट डज नॉट डील्स विद लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शंस हैं। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट फालतू में पैसा नहीं लेगी। बस यहां मना कर रहे कि भाई पिल्फरेज में क्यों आ रहे हो बार बार यार, उस अलग तरीके से डील करेंगे ना। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 वुड नॉट अप्लाई इफ इट कैन बी शोन दैट पिल्फरेज took place prior to the unloading of goods, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये प्रूव हो गया कि जो चोरी है वो अनलोडिंग से भी पहले हुई थी, तो भी प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 13 नहीं लगेगा, ठीक है। इन केस ऑफ पिल्फरेज ओनली सेक्शन 30 अप्लाइज एंड क्लेम ऑफ रिफंड अंडर सेक्शन 23(1) इज नॉट परमिसिबल। तो भाई पिल्फरेज में सिर्फ 13 सेक्शन लगेगा। आप ये रिफंड का सेक्शन है, देखो ये हम आगे पढ़ेंगे, तो रिफंड वाले सेक्शन में जाकर आप बात नहीं कर सकते। हाँ तब कर सकते हो जब आप पे कर चुके हो, रेमिशन करवानी है, वो एक अलग सर्कमस्टांस है, वहां पर हम अलग से उस प्रोविजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 अप्लाइज टू द गुड्स विच आर under the custody of the custodian under section 45. duty on any pilferage from the custody of the custodian is payable by the custodian। जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर आपने कस्टोडियन हायर करा है, देखो सीधी सी बात है, कस्टोडियन का एक ही काम था, वही ढंग से नहीं किया तो कस्टोडियन भाई ड्यूटी पे कर, सीधी बात, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हुए देखो, ये हवाए आपके सारे के सारे पिल्फरेज के। प्लेनली अगर देखा जाए तो पिल्फरेज क्या है? देखो चोरी हुई है, ड्यूटी नहीं देनी है, लेकिन इतना आसान लॉ ने नहीं बना रखा ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है टाइम लिमिट्स। अनलोडिंग के बाद, वेयरहाउसिंग या होम कंजम्पशन से पहले। वेयरहाउस गुड में आप पिल्फरेज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भाई गुड्स वेयरहाउस थे, वहां से छोटी मोटी चोरी हो गई, क्या सेक्शन 13 लगेगा? नहीं लग सकता, बात खत्म, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, एमसीक्यू में ये चीजें पूछी जाती है। एमसीक्यू में आपको वेयरहाउस गुड्स के बारे में और पिल्फरेज का पॉइंट पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपस में एक जगह बिलोंग नहीं करते, ठीक है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन पॉइंट देखो मैं बताता हूं कि आपको पहली बात तो ये जो रेंज है ये ध्यान रखनी है। अनलोडिंग एंड होम कंजम्पशन स्लैश वेयर हाउसिंग से पहले का पॉइंट है, इस रेंज में, इस टाइम के बीच में ही पिल्फरेज होना चाहिए। पिल्फरेज जब हो रहा है तो भाई क्लियरली एक यूनिट मिसिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि यार आधी बोतल खाली हो रखी थी, क्या पिल्फरेज लगेगा? नहीं, यूनिट होनी चाहिए थी पूरी। यहां पर आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर आपको इन चीज़ों में ट्रिकी क्वेश्चंस दे सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, हमें नहीं बनना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे से देखो, काफ़ी डिटेल में हमने ये पॉइंट पढ़ लिया। अब चलते हैं हम इसी से रिलेटेड सेक्शन पे जो हम बार बार बात कर रहे थे कि भाई 13 नहीं लगेगा तो रेमिशन लग जाएगा। तो रेमिशन के बारे में बात करते हैं। रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबेंडन्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी आपका रेमिशन जो पॉइंट आता है वो एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आता है, ठीक है। अगर मैं रेमिशन की यहां पर बात करूं तो रेमिशन आपका आता है यहां, इस पॉइंट पे आपकी होम कंजम्पशन हो रही है। अब एक बात ध्यान देना, इस होम कंजम्पशन का मतलब है कि इसमें आपका वेयर हाउसिंग का पीरियड भी इंक्लूड होता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग के बाद भी तो होम कंजम्पशन होती है। तो एनी टाइम बिफोर होम कंजम्पशन किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो रहा है, क्या? लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और एक और चीज थी हमारी अबेंडन। तो आप अबेंडन भी कर सकते हो। अबेंडन का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूं मैं आपको कि भाई आपने कोई गुड्स मंगवाए, ठीक है, आपने देखा कि यार इन गुड्स की ना मार्केट ही खत्म हो गई अब, ठीक है, इनकी जरूरत खत्म हो गई है, अब ये शायद नहीं बिकेंगे, या फिर उसका कोई और बेटर अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल आ चुका है जो बाहर की जगह इंडिया में सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो आपने 100 रुपए की चीज़ मंगवाई है, उस पर आपको 40 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी देनी है और 30 रुपए का तो आपको इंडिया में ही मिल रहा है, तो आपका 100 का तो नुकसान देखो हो ही चुका है।
क्या आप दोबारा 40 का भी करवाना है? मतलब 40 का तो नहीं, बट हाँ 10 रुपये का तो आपका एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा ना। आप सोचोगे कि चल ठीक है यार, मैं ये वाले 10 रुपये यहाँ पे बचा लेता हूँ, मैं 30 रुपये में यहीं से ले लूँगा, इसको भी छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, तो इन केसेस में ऐसा होता है कि लोग अपने गुड्स को अबेंडन कर देते हैं कि छोड़ यार, मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे इंडिया के अंदर ये क्लियर ही नहीं करवाना। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर इसको अबेंडन भी किया जा सकता है। तो भाई यहां पर देख लो, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड कैसा वाला डिस्ट्रॉयड कि मान लो वेयरहाउस में सामान पड़ा था, फ्लड आ गया, बर्बाद हो गया ना सब कुछ, तो वहां पर ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। लॉस्ट यानी कि गुम हो गया, तो भाई उस चीज़ में भी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। और पिलफ्रेज का जो बचा हुआ पार्ट बचा वो यहां पर आ जाएगा कि भाई पेमेंट कर चुके थे और फिर छोटी मोटी चोरी होगी, उसको लॉस्ट की कैटेगरी में ही देख के यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं जिन जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इट कम्स टू प्ले आफ्टर द ड्यूटी हैज़ बिन पेड। देखो रेमिशन का मतलब क्या है? रेमिशन का मतलब है कि जो ड्यूटी आप पे कर चुके हो उसको आपको वापस करना, रेमिट करना। तो दिस इज रेमिशन। तो एक वर्ड में ही अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई रेमिशन तभी आएगा जब ड्यूटी पे हो चुकी है। इवन आफ्टर एन ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन हैज बीन पास्ड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर्ड एंड देन इट इज फाउंड दैट दे हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। देखो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि होम कंजम्पशन का यहां पर ऑर्डर पास होता है, ठीक है, और ऑर्डर पास होने के लिए इस पॉइंट पे होम कंजम्पशन का ऑर्डर पास होता है, ठीक है। इस ऑर्डर को पास होने के लिए आपको ड्यूटी पे करनी होती है। वो ड्यूटी पे करने के बाद आप यहां से इसको रिमूव करते हो। वेयरहाउस में होगा तो आप वेयरहाउस से रिमूव करोगे, नॉर्मली सीधा आया है सीधा लेके जा रहे हो तो आपको रिमूव करोगे। अब रिमूवल के टाइम पे आपने देखा कि भाई कुछ मिसिंग है, आपके लिए आपको क्लियरेंस का ऑर्डर मिल चुका था, आप ड्यूटी पे कर चुके थे, बट फिर आपको पता चला कि कुछ मिसिंग है, देयर वाज समथिंग मिसिंग। तो इस पॉइंट पे आप जा सकते हो रेमिशन के सेक्शन पे, ठीक है। इस पॉइंट पर हम रेमिशन की बात कर सकते हैं कि चलो भाई आपको ड्यूटी रेमिट करनी ही पड़ेगी अब तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियरली यही हुआ कि इन सच केस प्रोविजन डज नॉट प्रोवाइड दैट गुड्स विल नॉट बी लायबल टू ड्यूटी बट द ड्यूटी पेड ऑन सच गुड्स शैल बी रेमिटेड बाय द AC एंड DC ऑफ कस्टम्स, ठीक है। तो जो पे हो चुकी है उसको वापस कर दिया जाएगा बाय असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो ये पॉइंट दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन पिल्फर्ड आफ्टर। देखो अब देखो पिल्फरेज का जो हमने कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है, हमने पिल्फरेज वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, कहाँ था वो? अनलोडिंग से लेके वेयर हाउसिंग या फिर होम कंजम्पशन के बीच में, और उसके अंदर मतलब वेयर हाउस प्रोडक्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं थे, है ना। यहां पर बात कर रहा है कि भाई हैव आफ्टर दे हैव बीन अनलोडेड बट बिफोर द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिटेड वेयर हाउस, सेक्शन 3 वुड अप्लाई। मतलब इस पॉइंट पे तो सेक्शन 13 लगेगा, ये बात कह रहा है ये, ठीक है। यहां तक तो आपका सेक्शन 13 ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी इन केस वे सेक्शन 23 इज अट्रैक्टेड द इंपोर्टर इज एंटाइटल्ड टू रेमिशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर उसके अलावा यानी कि वेयर हाउस में है तो रेमिशन लग जाएगा, इसके बाद है तो रेमिशन लग जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली जहां पर सेक्शन 13 शुरू खत्म होता है वहां पर रेमिशन शुरू होता है। बट रेमिशन और भी चीजों की बात करता है, सिर्फ पिलफ्रेज की बात नहीं करता, ये याद रखना। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। द रेमिशन ऑफ ड्यूटी इज परमिसिबल ओनली इन द केसेस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। टोटल लॉस होना चाहिए, थोड़ा मोटा नहीं। थोड़ा मोटा लॉस होगा तो वो अबेटमेंट में जाएगा, जिसके अंदर जो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा अगला कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द लॉस इज फॉर एवर एंड बियॉन्ड रिकवरी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कितना एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि फ्लड आ गई या आग लग गई, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। द लॉस रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन इज जनरली ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक फायर, फ्लड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। द लॉस रेफर टू इन सबसेक्शन मे बी एट द वेयर हाउस ऑल्सो, देखा वेयर हाउस भी हो सकता है। तो बेसिकली वही पिलफ्रेज से हटके बाकी चीजों को यहां पर कवर कर लिया गया, ठीक है। The loss destruction have to be proved to the satisfaction of ACDC. Thereupon he may pass remission orders cancelling the payment of duty. तो भाई प्रूव किसको करना है? आपको ACDC को प्रूव करना है, और जब आप उसको प्रूव कर दोगे फिर वो ऑर्डर पास करेगा कि ठीक है भाई इसकी ड्यूटी वापस करो, इसका बनता है,
ठीक है, अब आता है राइट टू रेलिंक्विश। रेलिंक्विश करने का जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो यही था कि आपने अबेंडन कर रहे हो, यानी आप उस पर अपना राइट छोड़ रहे हो। ठीक है, उसमें बस एक एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, कि भाई वो बस इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी भी मैनर में किसी भी एक्ट का उल्लंघन ना कर रहा हो, वो चीज़ इलीगल ना हो, उस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको लगेगा कि यार इस गुड्स को अगर मैं इलीगली लेके आया हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो मेरे पे कोई केस हो सकता है, तो मैं अबेंडन कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते हो। ठीक है, कि आप ये नहीं कह सकते ओह मैंने तो टाइटल रेलिंक्विश कर दिया, नहीं, आपने इलीगल था तो आपको उसके साथ स्टक रहना पड़ेगा, आपको प्रोसीडिंग्स उसके साथ ही गुजारनी पड़ेगी, आपको सहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो इलीगल है तो आप अबेंडन नहीं कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ है कि भाई आपके काम की नहीं रही, जो भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में आप अबेंडन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहां पर ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखो, गुड्स अबेंडन्ड बाय द इंपोर्टर, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द इंपोर्टर इज अनविलिंग और अनएबल टू टेक डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, या तो वो चाहता ही नहीं है या वो डिलीवरी ले ही नहीं सकता ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। सम ऑफ द लाइकली कॉजेज मे बी द गुड्स मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। एक जनरली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि यार जो चीज़ मंगवाई थी वो तो है ही नहीं। अब आदमी ना जितनी दूर से सामान मिला मंगवा के फंस कैसे जाता है कि यार इतना महंगा, इतना तो उसको आने में ही खर्चा लगता है। ठीक है, अब वो यहाँ से इंडिया में ला के उसको वापस करे, ठीक है, तो पहुँचाने का खर्चा, उसके बाद इंडिया के अंदर अगर लेके आता है तो ड्यूटी का खर्चा। तो बंदा सोचता है कि यार जो नुकसान मेरा गुड्स, वो बेकार गुड्स खरीदने में लग गया, मैं उतने नुकसान को वहीं तक लिमिटेड रहने देता हूँ, और नुकसान क्यों कराऊँ। तो वो ड्यूटी नहीं पे करना चाहता, वो छोड़ देता है उसको। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लेके अपनी तरफ से ऑक्शन करके उसको बेच बाच देती है। गवर्नमेंट तो पैसा कमा ही लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द गुड्स मे हैव बीन डैमेज्ड और डिटोरेटेड ड्यूरिंग वोयाज एंड एज मे बी नॉट बी यूजफुल फॉर द इंपोर्टर। अब वो यार इस लेवल तक, इस हद तक डैमेज हो गया कि यार वो अपने प्रोडक्शन में उसको यूज़ ही नहीं कर सकता अब, तो उसके लिए उस चीज़ का कोई काम ही नहीं बचा। There might have been breach of contract and therefore the importer may be unwilling to take the delivery. Breach of contract भी हो सकता है, तो कुछ भी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, ये सब आप जब दे के अपना टाइटल कस्टम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि बाद में उसका ऑक्शन करके उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेमिशन एंड पिल्फरेज। देखो बहुत अच्छे से डिटेल में किया, करना ज़रूरी भी था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है कि सेक्शन लगाना कौन सा है और किस सेक्शन में क्या फायदा। जैसे पिल्फरेज है, पिल्फरेज में ड्यूटी पे ही नहीं करनी, रेमिशन में पे कर चुके हो तो वापस लेनी है। कौन वापस करेगा? एसीडीसी, जब उनको लगेगा कि हाँ आपका वापस मांगना जायज़ है तो आपको वापस कर देगा। बियॉन्ड रिकवर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन नंबर 13 एंड 23, ये क्या बोलता है? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड 23 कैन बी बेटर अप्रिशिएटेड आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या क्या? पिल्फरेज ऑफ गुड्स, सेक्शन 13, स्मॉल पेटी थेफ्ट। ठीक है, सेक्शन 23, डिस्ट्रॉयड और लॉस। ठीक है, और अबेंडनमेंट, कि आप छोड़ ही रहे हो उसको, ड्यूटी पे ही नहीं हुई है, पे करनी है, वापस मिलेगी। सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन अगर होता है तो पे हो जाएगा, और दूसरे केस में देखो बताया ना, बियॉन्ड रिकवर है तभी तो लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है रिकवरी उस केस में। वेयरहाउस गुड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, इनमें एप्लीकेबल होता है। ऑनर्स टू प्रूव किस पे है? ऑनर्स टू प्रूव द पिल्फरेज डज नॉट लाई ऑन द इंपोर्टर एज इट इज ऑब्वियस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कैसे ऑब्वियस था? वही जो हमने कार्टन वाला एग्जाम्पल पढ़ा कि भाई देखा कि यहां साफ नजर आ रहा है कि यहां से एक बॉटल मिसिंग है, तो भाई क्या ही प्रूव करना इसमें रह गया। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई लेकिन लॉस और डिस्ट्रक्शन में आपको प्रूव करना होता है, हमने जो पॉइंट पढ़ा एसीडीसी को हमें प्रूव करना होता है, और उसके बाद वो अप्रूव करेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पिल्फरेज, लॉस, डिस्ट्रक्शन, तो भाई क्या होता है? आपका अनलोडिंग के बाद और वेयरहाउसिंग या होम कंजम्पशन से पहले, और यहां पर कभी भी बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो यहां पर ये चीज है। अब आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डेटोरायोरेटेड गुड्स। अबेटमेंट का पॉइंट, अबेटमेंट किस बारे में बात करता है? देखो अभी तक हमने देखा लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? हमने थेफ्ट देख लिया, चोरी देख ली। ठीक है, हमने लॉस्ट देख लिया, हमने डिस्ट्रॉयड देख लिया, हमने अबेंडनमेंट देख लिया। अब समझ में आ रहा है वर्ड्स का क्या मैटर करता है?
थेफ्ट कवर्ड है पिलफ्रेज में, और ये तीनों चीज़ें कवर्ड हैं रेमिशन में। ये याद रखना है आपको, ठीक है, पिलफ्रेज में और ये है आपका रेमिशन में। अब बारी आती है हमारे पास डैमेज डिटेरियोरेशन, और ये चीजें आपकी कवर्ड हैं यहां पर अबेटमेंट में। अब अबेटमेंट का मतलब क्या है? पिलफ्रेज में ड्यूटी पे ही नहीं करनी, ठीक है। मैं यहां पर आपका कंपैरिजन पॉइंट लिखता हूं, नो ड्यूटी पेबल, पेड बट रिटर्न्ड, और इसमें प्रपोर्शनेट ड्यूटी पेड इन रिलेशन टू कि भाई आपका डैमेज कितना हुआ है उसके हिसाब से। तो यहां पर आप समझ ही गए होगे कि हमें छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। तो भाई देखो, अब अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो यहां पर अगेन वही टाइमलाइन, ठीक है। ये हो गया आपका अनलोडिंग, और यहां पर हो गया आपका एग्जामिनेशन बाय ऑफिसर, ठीक है। अब इसको अगर लगता है, ठीक है, एग्जामिनेशन बाय द ऑफिसर बिफोर होम कंजम्पशन, इस पॉइंट तक अगर आपको कोई सी भी चीज में यहां तक डैमेज मिलता है किसी चीज में, या अनलोडिंग से पहले भी अगर कोई चीज डैमेज होती है एंड डिटेरियोरेट होती है, तो उस केस में इस पॉइंट पे आपको अबेटमेंट मिल सकती है, ठीक है। या फिर अगर आपने वेयरहाउस किया है तो होम कंजम्पशन के टाइम पे अगर आपकी गुड्स जो है वो वेयरहाउस्ड है, तो भाई वेयरहाउस्ड गुड्स है, तो होम कंजम्पशन से पहले अगर डैमेज और डिटरेशन होती है तो अबेटमेंट का प्रोविजन अवेलेबल है। तो ये तो हुआ आपका, देखो यहां पर अबेटमेंट का प्रोविजन। अब ये अबेटमेंट जो है आपको मिलेगी कैसे, ये पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। तो भाई देखो, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं अच्छे से और डेप्थ में पढ़ते हैं कि देखो, दैट एनी इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड और हैड डिटेरियोरेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया। पहली बात, दैट एनी इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयरहाउस्ड गुड्स had been damaged at any time after the unloading thereof in India but before their examination under section number 17, ठीक है। तो इस केसेस के अंदर आपको अबेटमेंट मिल जाएगी। या फिर अगर अब नेक्स्ट पॉइंट था जो वेयरहाउस गुड्स का, दैट एनी वेयरहाउस गुड्स हैज बीन डैमेज्ड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको दोनों ही केसेस के अंदर कि दैट शुड नॉट बी द विलफुल एक्ट। विलफुल एक्ट वाला जो पॉइंट है ये यहां पर आता है कि भाई दैट शुड नॉट बी अ विलफुल एक्ट बाय और डिफॉल्ट ऑफ द ओनर। ये दोनों में से कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें थी यहां पर ये आया, बस इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो गुड्स डैमेज हुए हैं वो ओनर का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, उसने जानबूझ के विलफुल एक्ट नहीं किया होना चाहिए। इन दो चीजों का यहां पर हमें ध्यान रखना होगा। अब होता क्या है, जैसे मान लो वेयर हाउस में उसने गुड डाल दिए, यहां पर इस पॉइंट पे वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं। अब वो बंदा आया, आके उसको लगा कि यार ड्यूटी बचा लेता हूं, तोड़ देता हूं इसको, ठीक है। तो वो तोड़ देगा, क्या पता वो चीज़ बाद में असेंबल कर सके, जो भी कर सके, तो वो कम ड्यूटी देके निकल जाएगा ना वहां से। तो ये चीज़ वही होती है कि ऑनर अपनी गलती से या जानबूझ के उसको ना तोड़े, तो उस चीज़ के ऊपर यहां पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। For the purpose of this section, the value of damaged or deteriorated goods may be ascertained by either of the following methods. क्या क्या है? The value of such goods may be ascertained by the proper officer. वैल्यू ascertain करेगा प्रॉपर ऑफिसर की यार जितना डैमेज हुआ है, कितनी वैल्यू एक्चुअल में बची है उस चीज़ के ऊपर। इनके प्रॉपर वैल्यू ascertain करने के लिए लोग होते हैं जो चीज़ों की वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। Such goods may be sold by the proper officer by public auction or by tender or with the consent of the owner in any other manner, and the gross sale proceeds shall be deemed to be the value of such goods. ठीक है। अब देखो, या तो जो उसकी वैल्यू है वो ऑफिसर खुद डिटरमाइन कर लेगा,
ठीक है, या फिर वो उसको पब्लिक ऑक्शन भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है। तो उस सेल करने में पब्लिक ऑक्शन में जो वैल्यू निकल के आएगी ना, दैट वैल्यू विल बी योर वैल्यू, जिसके ऊपर आपकी ड्यूटी लग जाएगी। तो आपको वैल्यू एक तरह से पता चल गई कि टूटे हुए गुड्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो वो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर और अगर इसको शॉर्ट में देखें तो भाई कब होना चाहिए डैमेज डिक्लेरेशन, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, ठीक है, या फिर बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय द कस्टम अथॉरिटीज। असेसमेंट यानी जब ड्यूटी के लिए असेस किया जा रहा था उस टाइम पर पता चल गया, या फिर बाय एक्सीडेंट इन वेयर हाउस बिफोर देयर एक्चुअल क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। तो इन किसी भी पॉइंट्स पर अगर यह पता चलता है कि गुड डैमेज है, डिट्रॉयट हो चुका है और वो विलफुल एक्ट नहीं है, नेग्लिजेंसी नहीं है ओनर की खुद की या उसके एम्प्लॉय की या उसके एजेंट की, तो अबेटमेंट आपको मिल जाएगी। और अबेटमेंट कैसे मिलेगी उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और यहां पर आपको दिया हुआ है साथ में फॉर्मूला। तो भाई ये क्या चीज कहता है कि ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरेशन क्या है, वैल्यू ऑफ डैमेज्ड डिटोरेटेड गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरेशन। अब देखो क्या हुआ, पहली बात तो देखो ड्यूटी आ गई कि भाई सब कुछ होने से पहले एक बार को अज्यूम करो, हटाते हैं सारी चीज, 100 यूनिट्स आपने मंगवाई थी, ठीक है, 100 यूनिट्स पे मान लो आपकी बनती थी, हम एक बार यूनिट्स और ड्यूटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, 20 रुपए की ड्यूटी, ठीक है। अब क्या हुआ, 20 में से, इस 100 में से 80 तो ठीक है और 20 है डैमेज, ठीक है। तो अब यहां पर कितनी बची, 80 बची, सॉरी 20 डैमेज हो गई और पहले कितने में से, 100 में से। तो ये प्रोपोर्शनेट क्या निकला कि भाई जो 20 रुपए की मैंने ड्यूटी पे करी है उसमें से डैमेज्ड की ड्यूटी कितनी है, ये हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे और जो अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट का आपको अबेटमेंट मिल जाएगा, उतनी ड्यूटी आपकी बच जाएगी। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या पूछा है इसके अंदर। If the value of goods is 10,000 and after damage the value is 2,000, तो यहां पर देखा जाए तो 10,000 रुपए के गुड्स थे, उसमें से आफ्टर डैमेज वैल्यू इज 2,000, तो 8,000 का सामान डैमेज हो गया, ठीक है। एंड द ड्यूटी पेबल देयर ऑन इज रुपीज 10,000, ड्यूटी टोटल मिला के 10,000 थी 1,000 रुपए की, ठीक है। देन द ड्यूटी पेबल ऑन द डैमेज गुड शुड बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस टू 200 रुपीज। तो भाई इतनी जो ड्यूटी है ये आपकी रेमिट हो जाएगी, आपको पे ही नहीं करनी, 800 रुपए आपको पे नहीं करने हैं, आपकी ड्यूटी बचेगी ओनली 1000 में से 800 माइनस किए 200 रुपए। ये आपका यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से बताया गया है, इसी को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखा है हमने, ठीक है। अब ये वैल्यूएशन का बता दिया इन्होंने कि कैसे निकालना है, या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद बताएगा या फिर सेल या ऑक्शन के टाइम पर जो प्राइस निकलेगा उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये एग्जांपल भी कर लिया हमने और ये चीज देख ली। तो भाई देखो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट समझ लिए, अगर हम दोबारा इसको रिकॉल करें, सबसे पहली बात तो वेयर हाउसिंग क्या होती है और होम कंजम्पशन क्या होता है हमने वो देख लिया, ठीक है। किस टाइम का यानी कौन सी रेलिवेंट डेट होगी जिस डेट का टैरिफ लगेगा वो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि जब वैल्यूएशन निकाल रहे होंगे तो किन किन चीजों पे ड्यूटी नहीं लगेगी, किन किन चीजों पे ड्यूटी लग चुकी है तो वापस हो जाएगी, और किन किन चीजों के ऊपर ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली हमें नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया अबेटमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में देख लिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। अगली वीडियो का टॉपिक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत होते हैं। वो है आपका री एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट का, ठीक है। अगली इसीलिए इसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें और ध्यान से इसको एग्जाम्स के लिए याद कर सकें। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।